नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। मेटल स्पेस की दिग्गज कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै साहब से हम लोग करने वाले हैं आज डिटेल में चर्चा। बाजार को नंबर्स पसंद आए, ध्यान रखें नंबर्स स्ट्रांग हैं, स्टॉक रिएक्शन भी बुरा नहीं है। जब बाजार में दबाव है, हिंडाल्को का स्टॉक रेजिलिएंट आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में डिटेल में मैनेजमेंट से चर्चा, कुछ देर बाद प्रकाश गाबा से मार्केट्स का चेक लूंगा। आगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर एक फंडामेंटल कॉल भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर आप लोग नजर डालिए। रिलायंस के राइट्स इशू पाने वाले का 2 हफ्ते में पैसा हुआ डबल, 314 के मुकाबले 690 पर लिस्ट रिलायंस पीपी। ग्लोबल मार्केट में बिकवाली से घरेलू बाजार भी फिसले, निफ्टी 8,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में करीब 750 पॉइंट की गिरावट। HDFC ट्विंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक और ITC ने बनाया दबाव। बैंक NBFC शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। निफ्टी, रियल्टी, मेटल और FMCG इंडेक्स 1.5 से 2% तक फिसले, लेकिन निफ्टी मीडिया इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी। आज नतीजों से पहले टाटा मोटर्स 4% से ज्यादा टूटा, मुनाफे से करीब 2250 करोड़ के घाटे में आ सकती है कंपनी। अन्य ऑटो शेयरों में भी भारी गिरावट। चुनिंदा टायर्स के इंपोर्ट पर पाबंदी से टायर शेयरों ने पकड़ी रफ्तार, 5 से 6% दौड़े जेके टायर और टीवीएस श्री चक्र। घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयात के लिए सरकारी मंजूरी को बनाया जा सकता है अनिवार्य। चीन से इंपोर्ट होने वाले एनिलीन ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने की ड्यूटी लगाने की सिफारिश। खबर के बाद GNFC के शेयर में तेजी। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पहली बार निकला 500 अरब डॉलर के पार। RBI ने दी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखने की कोशिश होती हुई। डाउ फ्यूचर्स जो 850 पॉइंट नीचे थे, 750 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय कर रहे हैं कामकाज। तो लोअर लेवल से डाउ फ्यूचर्स में जो प्रेशर था कुछ कम होता हुआ। हमारे बाजार के ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूं। 9726 डेज लो, निफ्टी खड़ा है 9790 पर, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट दिन के लोज से निफ्टी में आपको रिकवरी आती हुई दिखेगी। निफ्टी बैंक दिन के लोज 19740, 19888 पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 140 पॉइंट निफ्टी बैंक भी डेज लो से रिकवरी दिखाने की कर रहा है कोशिश। ऐसे में क्विकली गाबा सर से जान लिया जाए। गाबा सर, ये जो लोअर लेवल से कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है, खरीदारी करने का मूड बना लूं क्या? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए खरीदारी करने का, क्योंकि जो फ्राइडे का मूव था उसको नेगेट किया है। फिलहाल पूरा तो नहीं किया, लेकिन नेगेट तो किया है। ओपन मेरे ख्याल से अब तक वीकनेस है, तो मेरे ख्याल से बाइंग नहीं करनी चाहिए। शायद कहां पर बेचना चाहिए वो सोचना चाहिए। मुझे लगता है शायद थोड़ा ऊपर चला जाए, करीब 8,850 के आसपास, वहां थोड़ा रेसिस्टेंस है। लेकिन बेसिकली स्ट्रक्चर जो है मेरे ख्याल थोड़ा बिखरा हुआ है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता चले जा रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऐसा नहीं है कि लो लेवल से रिकवरी आ रही है तो इसमें घुसा जाए।
मार्केट ब्रेथ अब एग्जैक्टली 1 for 1 हो चुकी है, यानी कि गिरने वाले शेयर जितने उतने ही बढ़ने वाले शेयर हैं। इसलिए मैं सुबह से कह रहा हूं लार्जली लार्ज कैप्स में ज्यादा है, ब्रॉडर मार्केट में उस तरह का पेन देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही क्वेरी आज सॉल्व कर रहा हूं, समय नहीं है क्योंकि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट इंतजार कर रहे हैं। विजय जेतवानी साहब का सवाल था, सर 2 स्टॉक्स हैं, IFB इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक, इन दोनों पे चार्ट चेक दे दीजिए। IFB इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक, वेल IFB इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुझे लगता है कि 400 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है, कुछ खास है नहीं। रही बात एक्सिस बैंक का, वेल एक्सिस बैंक में भी कह सकते हैं कि वीकनेस है। जो कल का जो फ्राइडे का जो मूव था वो भी नेगेट हो चुका, शायद एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, शायद 350 का भी जोन देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक। हाँ, और बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव भी। ठीक है काबा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै सर अब हमारे साथ जुड़ते हुए। हिंडाल्को पै साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। पहले जरा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के नंबर्स स्क्रीन पर आएंगे आपके, अच्छे नंबर्स हैं। इनफैक्ट एल्यूमिनियम का EBITDA, कॉपर का EBITDA, जो भी स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस इस कंपनी डिलीवर कर रहा है, और मार्जिन्स में खास तौर पे उम्मीद से कहीं बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये नंबर्स की तस्वीर, स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा जो आज अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै साहब आप लोग की स्क्रीन पर। पै साहब स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। स्टैंडअलोन बेसिस पर आपकी सेल्स कम हुई, मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया, क्या कारण है सर? इन नंबर्स को जरा समझाएं। ये हमारा मुनाफा बढ़ा है क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया है। हमारा LME कम था पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और भी कम हुआ, क्योंकि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, कोयला, CP कोक, पिच, फर्नेस ऑयल, इन सब का दाम कम गया था, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने के नाते मुनाफा हमारा बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, तो सस्टेन जो कॉस्ट कंट्रोल्स पे इस कंपनी का फोकस था, बेहतर एफिशिएंसीज पे इस कंपनी का फोकस था, उससे आप देख रहे हैं मार्जिन्स पे एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन भाई सर, कंसोलिडेटेड लेवल्स पे मुनाफे में गिरावट, उसकी वजह? जो 668 करोड़ कंसोलिडेटेड पैट आपको दिख रहा है, उसको आपने अगर फाइनेंस कॉस्ट पे देखे तो 568 करोड़ का एक फाइनेंस चार्ज है, क्योंकि हम लोग ने नोवेलिस का एक बॉन्ड जनवरी में किया था और पुराने बॉन्ड को रिटायर किया था, तो उसके लिए हम लोग को एक फाइनेंशियल चार्ज देना पड़ा। अगर वो वन टाइम 568 करोड़ आप निकालें तो आप देखेंगे कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी Q4 FY19 से 9% ज्यादा है। नहीं पैसा भी, फाइनेंशियल चार्ज क्या है एक बार समझाएं, जो आप कह रहे हैं फाइनेंशियल चार्ज लेना पड़ा था Q4 में, ये फाइनेंशियल चार्ज दरअसल है क्या? हाँ, क्योंकि ये वन टाइम है, क्योंकि वो जो बॉन्ड हम लोग ने रिफाइनेंस किया वो 10 साल के लिए 4.75% कूपन पे मिला, और जिसको हम लोग ने रिटायर किया वो 6.25% था। तो एवरी ईयर अभी जाते हुए 17 मिलियन इंटरेस्ट गेन हमारा होने वाला है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आप देखें तो हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए ये वन टाइम चार्ज को नॉर्मली एनालिस्ट लोग एक्सक्लूड करते हैं। अच्छा भाई सर, आपने ना हाल में अपने प्रोडक्ट्स के कुछ दाम बढ़ाए हैं, जो इकोनॉमी के हालात हैं, वीकनेस, स्लोडाउन की हम लोग बात करते हैं, उसको देखते हुए क्या ये दाम जो आपने बढ़ाए हैं टिक पाएंगे? नहीं, हम लोग प्राइस हाइक नहीं लेते हैं। ये क्या होता है कि ये LME अभी काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो जब LME ऊपर जाता है तो हमारा प्राइस नेचुरली हाइक हो जाता है। आज जैसे LME फिर थोड़ा कम गया तो आज हमारा प्राइस नीचे चला गया, तो ये हम लोग ने LME से डायरेक्टली लिंक किया हुआ है, तो इसलिए हमारे वेब पेज में ये ऊपर नीचे जाते रहता है। तो एलरिस के एक्विजिशंस के रास्ते में कुछ अड़चने आ रही थी, लास्ट क्वार्टर में जब चेक लिया था तब भी कुछ इश्यूज क्रॉप अप हो रहे थे, ये कब तक पूरा हो जाएगा अब स्थिति के एलरिस के एक्विजिशन को लेकर? तो हमारा कंसोलिडेशन प्रोसेस अभी तो शुरू हो गया है।
अभी ये कोविड के मुताबिक ऑनलाइन सब करना पड़ रहा है, तो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। डफेल का सेल तो ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है लिबर्टी हाउस से, और लुइस पोर्ट का सेल करने के लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एंड ऑफ द ईयर तक टाइम दिया है, क्योंकि अभी टाइम अच्छा नहीं है मार्केटिंग करने के लिए। तो इसलिए डफेल्स और लुइस पोर्ट का सेल करने के लिए हमें हमारे लिए काफी जितना टाइम जरूरत है वो है, और इंटीग्रेशन प्रोसेस हम लोग ने अभी शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं सर 1 मिनट में लौट के आऊंगा, आपसे बातचीत कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र प्रधान सर, आपको याद होगा हम लोग सुबह से मेंशन कर रहे हैं कि आज वो इनॉग्रेशन के लिए जाने वाले थे, वो गैस ट्रांसमिशन के जो एक्सचेंज जो आ रही है नेशनल नेचुरल गैस एक्सचेंज, उसके इनॉग्रेशन के लिए जाना था उनको। वहां से जो बयान आ रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है, और गेल को खास तौर पे जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये स्टॉक मेरे ख्याल से लास्ट टिक पे 3% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है, और गेल को लेकर प्रधान साहब स्पेसिफिकली कह रहे हैं ये कंपनी 2 कंपनियों में विभाजित करी जाएगी, जिसमें खास तौर पर ट्रांसमिशन पे फोकस होगा एक कंपनी का। तो बहुत समय से लोग मान के चल रहे थे कि 2 कंपनियों में विभाजन होना है, उसको लेकर गेल में बीच में हमने देखा था बड़ा शार्प मूव्स भी आते हुए नजर आए थे। अब फाइनली ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब की तरफ से वो बयान आता हुआ कि गेल को 2 कंपनियों में विभाजित करने की तैयारी होती हुई, और इसीलिए गेल का स्टॉक आप लोग की स्क्रीन पर आएगा ऑलमोस्ट डेज हाईज की तरफ। अचानक जैसे ही वो मूव आया और जैसे ही हमारी टिकर टीम ने वो खबर फ्लैश करना शुरू करी, वो देखिए स्टॉक में क्या सर्ज आया है। ऑलमोस्ट 100 के लेवल्स पर अब गेल का स्टॉक इस समय आके खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। तो गेल के डीमर्जर की वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है, 2 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करने की तैयारी हो रही है, और इसीलिए वो गेल का स्टॉक इस समय मजबूती के साथ, बढ़त के साथ आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक ने बहुत प्रेशर झेले थे, मेरे ख्याल से 150 160 वाला गेल अपने रीसेंट करेक्शन में तो 60-70 के लेवल्स पर छूता हुआ नजर आया था। डॉक्टर साहब हो सके तो 1 साल का चार्ट दिखाइएगा, और फिर लोअर लेवल से हमने जब ऑयल एंड गैस की कीमतें सुधरती हुई देखी थी इंटरनेशनल मार्केट्स में, $40 के आसपास ब्रेंट लौटा था, तो ऑयल एंड गैस सारी कंपनीज में कुछ इजाफा हुआ था। अब गेल को लेकर यह खबर आती हुई कि वो फाइनली, और ऑयल मिनिस्टर की तरफ से वो स्टेटमेंट्स आते हुए, इसीलिए बाजार उस खबर को और तवज्जो देता हुआ इस समय आप लोग की स्क्रीन पर। तो गेल रडार पर रखिए, एक कंपनी जो सिर्फ ट्रांसमिशन पे इस कंपनी को फोकस करती हुई नजर आएगी। लेकिन सॉरी पई साहब, इंतजार कराने के लिए आपको, लेकिन पई साहब से हम लोग चर्चा कर रहे थे उनके नंबर्स पे। अच्छा, मैं लास्ट चेक में आपसे पूछ रहा था एलरिस के एक्विजिशन को लेकर जो अड़चनें थी किस हद तक दूर हुई। अब ये बताइए, अमेरिका का प्लांट बेचे जाने की बात हो रही थी, क्या अमेरिका का प्लांट बेचे बिना कंसोलिडेशन हो सकता है? इस स्टेटमेंट का ये मतलब निकाल के चलो एलरिस के केस में। हाँ, हम लोग डफेल्स और लुइस पोर्ट को हम लोग एसेट्स हेल्ड फॉर सेल बोल के एक सेपरेट लाइन पे कार्व आउट करते हैं, और बाकी एलआरएस का हम लोग इंटीग्रेशन शुरू हो गया। तो फिर ये आपके अकाउंट्स में कब तक रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, कब तक एक्विजिशन नजर आएगा हमको? अगले क्वार्टर, ये जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसमें इंटीग्रेट होके लगेगा, क्योंकि ये डील का तो फाइनलाइजेशन अप्रैल में हुआ। तो अभी जो क्वार्टर हम लोग ने अभी अनाउंस किया है उसमें कोई एलआरएस के नंबर्स नहीं है। अच्छा, ये एलरिस की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो एनालिस्ट थोड़े से चिंतित हैं। उनका कहना है इस डील के बाद, ये डील जब कंज्यूमेट होगी तो आपकी बुक्स पे जो डेट है, जो कर्ज है, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और ईपीएस घटता हुआ नजर आएगा। सर नहीं, ये सही बात है कि ये एलआरएस के लिए जो एक्विजिशन के बाद नोवेलिस में जो हमारा नेट डेट टू एबिडा अभी 2.15 है, वो 3.5 जैसे मैंने नेट डेट टू एबिडा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग ने डेट लेके वो खरीदा है। बट हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि 2 साल बाद वी विल रिटर्न द नेट डेट टू एबिडा टू करंट लेवल्स। तो ये कर्ज घटाने का पक्का प्लान है ना सर, जो रोड मैप की आप बात कर रहे हैं? हाँ, हम लोग ने, अगर आप देखें कि लास्ट क्वार्टर में भी हम लोग ने रिएटरेट किया है कि एलआरएस के एक्विजिशन के कंप्लीट होते हमारा नेट डेट टू एबिडा नोवेलिस में बढ़ेगा, और विद इन 2 इयर्स हम लोग उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे।
अच्छा भाई साहब, थोड़ा सा आउटलुक की बात करते हैं, हालात कहां तक सुधरे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो ये बताइए, आपके प्लांट में और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके प्लांट्स में कामकाज कहां तक पटरी पर लौटा है सर? हालात किस हद तक सुधरे हैं? तो आपको पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि हिंडाल्को इंडिया में हमारे स्मेल्टर्स, रिफाइनरी ये कभी बंद नहीं हुए। हमारे जो प्लांट बंद हुए थे वो कॉपर के स्मेल्टर दहेज में 1.5 महीना के लिए बंद हुआ, और जो छोटे डाउनस्ट्रीम प्लांट्स है, तो हमारा जो 320 केटी एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होता है, इस क्वार्टर पे 305 ऐसे प्रोड्यूस होगा, और इसका सेल भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे हिंडाल्को इंडिया ऑपरेशंस एल्यूमिनियम में Q1 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर मेटल जो हम लोग ने प्रोड्यूस किया है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कॉपर में फर्क पड़ेगा क्योंकि कॉपर स्मेल्टर दोनों बंद हुए थे और वो अभी शुरू होकर रैंप अप हो रहे हैं, तो कॉपर में तो थोड़ा असर पड़ेगा। अगर आप नोवेलिस देखें, नोवेलिस में कैन बॉडी स्टॉक का डिमांड काफी स्ट्रांग था, और सिर्फ जो ऑटो प्लांट्स हैं, जो जब ऑटो कस्टमर लोग ने अपना प्लांट बंद किया 1 महीने के लिए, तो नोवेलिस को भी बंद करना पड़ा। तो Q1 में जो इंपैक्ट होगा नोवेलिस पे, वो ज्यादातर ऑटो के लिए होगा, पर उनकी कैन डिमांड काफी स्ट्रांग था। तो ये Q1 का मैं आपको अभी थोड़ा आउटलुक बतला रहा हूं। हाँ, तो भाई सर, यहां से अगले 2 महीने के लिहाज से अगर माने तो तस्वीर कैसी दिख रही है? तो मई जून से जून में हम लोग ने देखा है कि इंडिया में तो काफी क्लाइंट्स अभी अपने फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। मार्केट का धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ रहा है। हमारे क्लाइंट्स का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनके पास जो वर्कर थे वो सब वापस चले गए हैं, और वो उनको वापस बुलाने का काम पे लगे हुए हैं। तो यही मुझे अभी दिख रहा है कि अगर ये माइग्रेंट वर्कर का जो क्राइसिस था, वो अभी एक रिवर्स माइग्रेशन होना होगा, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग फैक्ट्रीज जो थे, उनका सब माइग्रेंट वर्कर पे डिपेंडेंट थे। अगर वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा तो हमारा लोकल डिमांड भी बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है सर? कि आगे वर्किंग कैपिटल की जरूरत किस हद तक पड़ेगी, ये बताएं। तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो मार्च महीने से हमारा जो मेटल नहीं बेच सका, अप्रैल में वर्किंग कैपिटल थोड़ा ब्लॉक हुआ, पर मई और जून एंड में वी विल बी बैक वर्किंग कैपिटल टू द सेम लेवल्स एज इन मार्च। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, हम लोग ने जितना मेटल प्रोड्यूस किया उसका तो हम लोग सब सेल हो रहा है और वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमारे लिए इसलिए वर्किंग कैपिटल ब्लॉक एट द एंड ऑफ जून नहीं रहेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं रहेगा। सतीश भाई साहब, मार्च है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हाँ, सतीश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकाल के डिटेल में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हिंडाल्को के नंबर्स जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्मेंस, आज ग्लोबल वीकनेस के बावजूद देखेंगे आप स्टॉक महज 1/4-1/3% दबाव के साथ ही कामकाज कर रहा है। तो बाजार को ये नंबर्स पसंद आए, इसीलिए स्टॉक दिग्गजों में आउट परफॉर्म करता हुआ इस समय एक काम कर रहा हूं। इसी नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त। गेल आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 100 के लेवल छूने की तैयारी कर रहा है, तो 100 के लेवल्स की बेहद करीब मेरे ख्याल से छू ही चुका है। धर्मेंद्र प्रधान साहब के उस बयान के बाद, जहां पे वो ट्रांसमिशन का धंधा मतलब गेल के लिए वो पाइपलाइन का जो कारोबार है उससे अलग करने की तैयारी हो रही है, विभाजित करने की तैयारी हो रही है इस कंपनी के धंधे को। और इवेंचुअली ये पिछले कई समय से सीएनबीसी आवाज लगातार रिपोर्ट भी कर रहा था आपको कि ऑयल मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल बढ़ाया भी है आगे। इवेंचुअली जब ये ट्रांसमिशन का धंधा अलग करा जाएगा, पाइपलाइन का कारोबार अलग करा जाएगा, तो कोशिश ये होनी है, कहा जाता है कि लेटर डेट पे एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को इंडक्ट करने की शायद ये तैयारी हो सकती है। खैर, ये सब आगे की बात, लेकिन इस बयान पर गेल डेज हाइज और अब फिर से मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ 4.25% की मजबूती के साथ गेल का स्टॉक 100 के लेवल्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। ब्रेक ले रहा हूं, एक काम करेंगे, ब्रेक के उस पार हिंडाल्को पे तो एनालिस्ट से बातचीत करेंगे, सेठी साहब जुड़ेंगे, तो गेल पे भी एक फंडामेंटल कॉल क्विकली ले लिया जाएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हिंडाल्को पे हमने डिटेल में चर्चा करी। इस पे बात करने के लिए सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब जुड़ते हुए। सेठी साहब, क्विकली हिंडाल्को पे कॉल, और साथ साथ क्योंकि गेल को लेकर खबरें आ रही हैं, 4% स्टॉक उछला हुआ है, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, जहां पे ट्रांसमिशन कारोबार अलग करने की बात हो रही है? गेल में क्या खरीदारी करने के मौके हैं फंडामेंटली? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए पहले तो हिंडाल्को की बात करूंगा। हिंडाल्को के नतीजे आए, वो नतीजे स्ट्रीट के एस्टिमेट्स को बीट किया, काफी अच्छे नतीजे थे। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे हिंडाल्को को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या कोई गिरावट आती है तो खरीदना चाहिए। मेरा इस पे 1 साल का लक्ष्य रहेगा 175 रुपए का। हालांकि 6 से 9 महीने में भी हो सकता है वो टारगेट अचीव हो जाए। और दूसरा, जहां तक गेल का सवाल है, खबरें जो आ रही है काफी पॉजिटिव है। ये जो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने जो कहा है, तो मुझे लगता है ये जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बाद, पहले ये भी खबरें थी कि इसको ये स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए। और स्टॉक भी अपनी हाइट से पिट के एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट में खरीदारी करें, यहाँ से एक सब्सटेंशियल अपसाइड इसमें बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ठीक, तो गेल और हिंडाल्को दोनों इन लेवल्स या किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के लंबी अवधि के लिए आज से मौके ढूंढिए। सेठी सर धन्यवाद, और आप सबका भी इस खास पेशकश नो ईयर कंपनी को देखने के लिए। ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।